जब जय फिलिस्तीन कहा, वो तो इनके नैरेटिव को सूट करता है ना, इसलिए ये चुप रहे। कुछ नहीं बदलने वाला है। मोदी जी पहले से ज्यादा एरोगेंट होंगे, बहुत ज्यादा अहंकारी होंगे। जब आप विपक्ष के संविधान के नैरेटिव को काउंटर नहीं कर पाते हैं, तो आप इमरजेंसी को ले आते। क्या नरेंद्र मोदी ने कभी पिछले 10 साल में जो अघोषित इमरजेंसी देश में है, उसके बारे में एक शब्द कहा है? सदन तो इशारों से ही चल रहा है, मुझे तो लगता है ब्रीफिंग से चल रहा है। नमस्कार, चेकपोस्ट न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। जब से सदन शुरू हुआ है, हंगामे की तस्वीरें ही सामने आ रही हैं। माना गया कि ओम बिरला साहब स्पीकर बने हैं, सब कुछ ठीक रहेगा, इस बार विपक्ष मजबूत है, लेकिन तस्वीर तो कुछ और ही नजर आ रही है। वो जो एरोगेंस है, जो एटीट्यूड है, वो वैसा ही है जैसे कि पिछली सरकार में रहा है। हेमंत अत्री जी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार। उनसे इसको समझते हैं, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। हेमंत जी, लगा कि विपक्ष मजबूत है तो शायद चीजें बेहतर होंगी, सुना जाएगा उनको, लेकिन बैठ जाइए तो बैठ जा, मतलब मुझे क्या पूछना है, किस पर नहीं पूछना, मतलब इस तरह का एटीट्यूड क्यों है? तो पीछे की ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है? देखिए, इसके पीछे जो सारी की सारे है ना, वो इन लोगों की मानसिकता और सोच जिम्मेदार है। हम सारे जो पहले दिन से ये मान रहे थे कि इस बार जो बदला हुआ अंकगणित है सदन का, उसके बाद बहुत कुछ बदल जाएगा। और अगर आप परिणाम आने के 4 जून के ही शाम का मेरा एक इंटरव्यू देखे, मैंने उसमें बिल्कुल ये साफ कहा था कि कुछ नहीं बदलने वाला है। मोदी जी पहले से ज्यादा एरोगेंट होंगे, बहुत ज्यादा अहंकारी होंगे। और जो लोग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष के पास नंबर है, तो मोदी जी का टेम्परामेंट कुछ और है जीनत जी, वो आपको देखना पड़ेगा। मोदी जी चाहे कमजोर अंदर से हो या डरे हुए हो या कुछ भी हो, लेकिन उनको बाहर जो आदत है वो 56 इंच का दिखाने की आदत है। वो है या नहीं, वो एक अलग पक्ष है। और वो सारी की सारी मानसिकता लगातार आपको राइट फ्रॉम द मूवमेंट गो से दिख रही है। केवल एक चीज बदली इनिशियली 4 जून की शाम को, रात को, अगर आपको याद हो, मैं से एनडीए हो गया। उसके अलावा कुछ नहीं बदला। और अगर आप जिस चीज का आप जिक्र कर रही है, अगर उसकी सीक्वेंस ऑफ इवेंट देखे बहुत ब्रीफ में, जिस दिन हाउस शुरू हुआ, शपथ के लिए हाउस था, कोई लंबा चौड़ा एजेंडा तो था नहीं। उसके बाद राष्ट्रपति का अभिभाषण था। प्रधानमंत्री ने सदन में कदम रखते ही पहले क्या कहा बात मीडिया को, 13 मिनट की तकरीर में उन्होंने क्या कहा? कोई भी बात प्रोग्रेसिव थी? उन्होंने वहां से टोन सेट कर दी पूरे सदन के कार्यकाल की, कि उनका विपक्ष के साथ वही डीमिनिंग का, वही मजलिंग का वो सब रहने वाला है, जो रवैया उनका है। और जो प्रधानमंत्री का रवैया है डाउन दी लाइन, वही ट्रिकल डाउन करता है। आपने इतने कैरियर में, मैंने अपने 25-30 साल कैरियर में आज तक ये नहीं देखा कि कोई स्पीकर खुद कोई निंदा प्रस्ताव आगे बढ़ाए। स्पीकर ओम बिरला ने बनते ही अपने एक्सेप्टेंस स्पीच में क्या किया? इमरजेंसी जो 50 साल पुरानी बात है, उसको लेकर के स्पीकर को खुद प्रस्ताव लाने की कोई जरूरत थी क्या? कभी आपने इतिहास में देखा कि कोई स्पीकर खुद प्रस्ताव पेश कर रहा है? तो ये इनकी मानसिकता जताता है। रही सही कसर इसके आगे भी पूरी होगी। प्रधानमंत्री ने शुरुआत की इमरजेंसी से, आपको ध्यान हो, जब संसद के बाहर बोल रहे थे, मीडिया को बैठ दे रहे थे, वही टोन और टेनर, और उससे भी खराब, उस संवैधानिक पद की मर्यादा को भी उतार तार करते हुए स्पीकर ने वही बात की। और रही सही कसर तब पूरी होगी जब कल राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी इमरजेंसी का जिक्र आया। आप कल्पना कर सकते हैं राष्ट्रपति का अभिभाषण क्या होता है? सरकार का विजन, सरकार की नीतियां, सरकार की अचीवमेंट्स और सरकार का वे फॉरवर्ड। और कल राष्ट्रपति के अभिभाषण में इमरजेंसी का जिक्र आना। आज इस देश की जो 140 करोड़ आबादी है, उसमें से 3/4 आबादी तो तब नहीं थी जब इमरजेंसी लगी थी। क्या उसका कोई रेफरेंस है आज की पीढ़ी के लिए? क्यों बार बार? मतलब समझिए क्या है। जब आप विपक्ष के संविधान के नैरेटिव को काउंटर नहीं कर पाते हैं, तो आप इमरजेंसी को ले आते हैं कि डेमोक्रेसी के हम ही सबसे बड़े ठेकेदार। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, वो ठीक थी, गलत थी, हम सब उसकी निंदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी उसको माफी मांग चुकी है, सब नेता मांग चुके हैं। क्या नरेंद्र मोदी ने कभी पिछले 10 साल में जो अघोषित इमरजेंसी देश में है, उसके बारे में एक शब्द कहा है? वेदर ही इज रनिंग ए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट और ही इज रनिंग ए फासिस्ट गवर्नमेंट। विपक्ष के दोनों नेता लोकसभा और राज्यसभा में आज खड़े हुए, वो क्या चाहते थे? कि नीट के ऊपर चर्चा हो जाए। आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, करिए। लेकिन आप उनको क्या कह रहे हैं? दोनों चेयर्स का आप कोऑर्डिनेशन देखिए। उधर से खड़गे साहब और उधर से राहुल गांधी को क्या कहा गया कि आप बोलिए लेकिन कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। ऐसी क्या चीज होगी नीट कि रिकॉर्ड में नहीं जाएगा? विपक्ष का नेता बोले और रिकॉर्ड में ना जाए, ऐसा कभी आपने सुना है? तो ये जो सदन का जो बाकी कार्यकाल है, ये भी इससे भी खराब होने वाला है।
एक चीज फिर बताइएगा सर, अगर अगर ये सिचुएशन रहती, यही एटीट्यूड रहता है, तो राहुल गांधी अब देश को ऑपोजिशन लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर मिल चुके हैं 10 साल में। चलिए ये एक अच्छी चीज हुई है। आज वो नीट के मैटर पे बोलते हैं, फिर वीडियो भी जारी करते हैं, उन्होंने कहा मैं आपका हूँ। खड़गे साहब भी बोलते हैं, दोनों की शिकायत है कि माइक म्यूट कर दिया गया। अ, फिर फायदा क्या है हमें ऐसे ऑपोजिशन का, या विपक्ष नंबर्स लेकर आया तो कुछ नहीं बदलेगा, तो फिर तो ये तो अलार्मिंग सिचुएशन हो गई ना। नहीं जीनत जी, आपका सवाल थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से देखिए। ऐसा फायदा ऑपोजिशन का नहीं, ऐसे लोकतंत्र का क्या फायदा है, इसको इस रूप में देखिए। आप पोजीशन है, मैं अपोजिशन हूं, एक अलग मैटर है। आप मुझे डिमीन करते रहिए, मुझे मजल करते रहिए, वो एक दूसरा पक्ष है। लेकिन मेरा तो कहना यह है कि जब विपक्ष का नेता भी देश के सबसे समसामयिक विषय पर बोल नहीं सकता, जिसमें देश के करोड़ों बच्चों का भविष्य इन्वॉल्व है, देश की भावी पीढ़ी का भविष्य इन्वॉल्व है, और आपने एनटीए जैसी एक फर्जी प्राइवेट संस्था, आपको पता है एनडीए एक प्राइवेट संस्था है, इट इज रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, इट इज नॉट कवर्ड अंडर आरटीआई। कैन यू इमेजिन दिस? देश के इतने बड़ी बड़ी परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था रजिस्ट्रार सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। इट्स ए कंप्लीटली प्राइवेट सोसाइटी, और वो देश का इतना बड़ा भाग्य निर्धारण कर रही है, और पूरा सदन, पूरी संसद, पूरी सरकार चुप है। और विपक्ष को आप कहते हैं कि ऐसे विपक्ष का क्या फायदा है? ऐसे डेमोक्रेसी का कोई फायदा नहीं है। इसको उस रूप में देखिए कि जब आप संसद के अंदर देश के युवाओं की पीढ़ी के भविष्य के बारे में बात नहीं कर सकते, तो ऐसे लोकतंत्र का क्या फायदा है? विपक्ष तो अपना रोल कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है, दैट्स व्हाट द बेस्ट दे कैन डू। और संसद के दौरान अगर वो बाहर नारेबाजी करे, वो भी कोई अच्छा नहीं लगेगा। संसद चल रही है तो वो दैट्स द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू रेक अप द इश्यूज, दे आर नॉट बीइंग अलाउड। और लीडर ऑपोजिशन को जब आप अलाउ नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा, आप बोलिए, और दोनों चेयर एक बात कह रही है, इसका मतलब समझ लीजिए क्या है। चेयर के ऊपर कंट्रोल कहां से? अनफॉर्चुनेटली जो पहले दिन कहा था, अखिलेश ने भी कहा, राहुल गांधी ने भी कहा कि आप इशारों मत चलाइए सदन, तो सदन तो इशारों से ही चल रहा है। मुझे तो लगता है ब्रीफिंग से चल रहा है। दोनों ही चेयरमैन एक बात, दोनों स्पीकर और चेयरमैन दोनों एक बात कैसे कह सकते हैं? दोनों ने आज वही बात कही है, आपने देखा, सारे देश ने देखा। तो दिस इज नो वे ऑफ रनिंग ए डेमोक्रेसी, दिस इज नो वे ऑफ रनिंग ए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, जहां आप सवाल नहीं पूछ सकते। फिर राहुल गांधी ने जो समझाया, अखिलेश यादव ने जो, जिस इशारों का आप जिक्र कर यूपी वाली लैंग्वेज में जो कह दिया, ममता बनर्जी ने लेटर लिखा और कहा, स्पेशली नीट के मुद्दे पर प्राइम मिनिस्टर से, और कहा कि जो पहले की प्रक्रिया थी वही अपनाई जाए। ओवैसी कुछ कहते हैं, या अलग अलग जम्मू कश्मीर के नेताओं ने भी कहा कि आप सदन चलाएंगे कैसे, आप कोई बीजेपी या किसी और दल के नेता नहीं है, आप जो है सबकी आवाज है। सब शून्य है, सारी कोशिशें शून्य है, सारी सलाहें शून्य है। नहीं, जब आप कुर्सी पर बैठकर मेरी बात सुनना बंद कर देंगे तो मैं बोलता रहूं, रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा कुछ भी, माइक बंद कर दिए जाएंगे, आपके जो जो भी ये सारी चीजें हैं वो बंद कर दी गई। आज भी कहा, दोनों ने कहा कि हमारे माइक बंद कर दिए गए। स्पीकर साहब किस तरीके से कह रहे थे कि मैं माइक कंट्रोल नहीं करता। सही बात है, स्पीकर माइक कंट्रोल नहीं करते। जो आपने देखा होगा सदन के अंदर, मैंने तो बहुत लंबे समय तक पार्लियामेंट के दोनों हाउस कवर किए हैं, उसके अंदर, संसद के अंदर ही, पार्लियामेंट के चैम्बर के अंदर ही एक और चैम्बर होता है जहां पे साउंड टेक्नीशियंस बैठे होते हैं। वो अपने आप किसी का भी माइक ऑफ कर सकते हैं क्या? उनके पास सारे माइक नंबर और सब कुछ होते हैं। और किसी भी सदस्य, संसद सदस्य, फॉरगेट अबाउट लीडर ऑफ अपोजिशन, अगर किसी का माइक बंद होता है, ये उसके विशेषाधिकार का आनंद है। ये याद रखिएगा, आप बोलते समय स्पीकर ही बंद करा सकते हैं, उसके अलावा माइक कोई बंद करा नहीं सकता। तो वो किसके इशारे पे होता है? और कभी आपने अभी तक ऑब्जर्व किया एक बात, मोदी के 10 साल में कभी रूलिंग पार्टी के किसी एमपी का भी माइक ऑफ होते हुए देखा है? नहीं देखा होगा, केवल अपोजिशन का ही होता है। जब रूलिंग पार्टी के एमपी बोलते हैं तो कैमरा उन पे होता है, अपोजिशन के बोलते हैं तो कैमरा स्पीकर पे होता है, रूलिंग दल पार्टी पे होता है। तो यहाँ तो आपने डेमोक्रेसी लाके खड़ी कर रखी है, और फिर आप डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाते हैं। ये तो सोचने वाली बात है ना। आप ये देखिए कि कल शशि थरूर ने जब कहा जय संविधान, उस पर स्पीकर ने सरकाजम किया, लेकिन बीजेपी के एक नेता ने जब कहा जय हिंदू राष्ट्र, तब तो चेयर कुछ नहीं बोली। क्या संविधान की शपथ लेके हिंदू राष्ट्र कहना ठीक है? वो भी सदन के पटल पर शपथ लेते समय। तब तो चेयर ने उनको स्नब नहीं किया। दीपेंद्र हुड्डा ने केवल क्या कहा था? ये कहा था कि स्पीकर साहब, संविधान के नाम पर आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ। 5वीं बार के सांसद को जिस तरीके से स्पीकर ने स्नब किया, इट शोज ए पर्टिकुलर माइंडसेट टुवर्ड्स द ऑपोजिशन, एंड दैट इज डिमीनिंग। आप ये देखिए कि दीपेंद्र ने उसके बाद कोई वायलेंट रिएक्शन नहीं किया। कोई और सांसद होता, तरह 5वीं बार के सांसद को आप झिड़क रहे हो,
इट इज अनबिकमिंग ऑफ एन कंडक्ट ऑन एनीबडीज पार्ट। और क्या उसके बाद कोई उन्होंने उनको गिला शिकवा हुआ, उनको माफी मांगने का ख्याल आया कि उन्होंने क्या कह दिया? कोई ख्याल नहीं आया। आज भी उनका वही रवैया था और पिछले 5 साल में भी यही था। तो आप समझ सकती हैं कि किस तरह का ब्रीफ है। संविधान से, जय संविधान से इतनी चिढ़ क्यों है? हालांकि आज हमने देखा सदन में जैसे जैसे ही आते हैं तो जय संविधान के नारे लगते हैं। सोशल मीडिया पे भी लोगों ने टैग किया बाकायदा उनको, चाहे जो लिख लें, लेकिन इतनी इतनी चिढ़ क्यों है संविधान से? इस चुनाव के जो परिणाम आए हैं उसका जो अंकगणित आया है वो इनकी दुखती रग बन गया है। विपक्ष ने पूरे अपने जो कैंपेन था, आपने नैरेटिव देखा होगा, तो उन्होंने संविधान का ही नैरेटिव उठाया और उस संविधान के नैरेटिव से जो 400 पार की बात करते थे वो 240 पे आके टिक गए। तो ये उनकी दुखती रग है। संविधान को चाहकर भी ये वो नहीं कर सकते, डिसऑन नहीं कर सकते। तो वो पीड़ा जो है, वो टीस अंदर है, वो किसी न किसी रूप में रिफ्लेक्ट होती है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी का पार्ट है कि जिस पे आप डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते, फिर आप अपनी टीस निकालते हैं इन वन वे और द अदर वे। दैट्स व्हाट इज बीइंग हैपनिंग राइट नाउ फॉर लास्ट 2 डेज इन द पार्लियामेंट। दीपेंद्र हुड्डा पे मैं एक सवाल ले लेती हूँ सर आपसे। दीपेंद्र हुड्डा ने कल हम सबके सामने वो वीडियो है, बड़े बड़े तहजीब से, और दीपेंद्र वैसे भी बहुत सॉफ्ट स्पोकन माने जाते हैं हरियाणा की पॉलिटिक्स में, उस तरह का एरोगेंस और एटीट्यूड नहीं दिखाते, वो पोलाइटली बात रखते हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में हरियाणा में नुकसान होगा ओम बिरला के इस व्यवहार का, हरियाणवी इसका जवाब देंगे, इलेक्शंस हैं वोट के जरिए, या मिट्टी पड़ जाएगी हर मुद्दे की तरह? देखिए, जहां जब आदमी को चोट लगी होती है ना, उस पर बार बार चोट लगती है। भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी संभावनाएं हैं, उस पर कुछ चोट तो लोकसभा के चुनाव में लग चुकी है। उसके बाद भी जो प्रदेश का हालात है, प्रदेश में अभी बाढ़ की स्थिति देखिएगा आप 4 दिन बाद, जिस तरीके की फिजूल की तैयारियां जो की गई हैं, और ग्रास रूट पे आप देखेंगे जो आज दिल्ली का हाल हुआ है, उससे बुरा हाल मैं हरियाणा का दिखाऊंगा आपको 1 हफ्ते के अंदर। प्रदेश के अंदर पानी की किल्लत है, प्रदेश के अंदर तमाम चीजें हैं, और उस पर पार्टी के जो सबसे सोबर चेहरा है हरियाणा का, दीपेंद्र हुड्डा जैसा, उसके साथ इस तरह का व्यवहार। आपको पता है पहले ही ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर बीजेपी की क्या गत है, गांव में उनको घुसने नहीं दिया जा रहा है। और ऐसे में सबसे ज्यादा मतों से जीत के आने वाला सांसद, वो जो एक जायज बात कह रहा है, अपनी सीनियरिटी के हिसाब से भी कह रहा है, विद ऑल ह्यूमिलिटी एट हिज कमांड कह रहा है, उसके बाद स्पीकर का इस तरीके से झिड़की देना, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और इसका जो खामियाजा है, वो बीजेपी तो इसको बुलाना चाहेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो समर्थक है, कल से आप देखिए उस वीडियो को सोशल मीडिया पे कितना ट्रैक्शन है। तमाम यूट्यूब चैनल्स पे आपने देखा होगा, 1-2 पर मैंने भी बहस की। तो कुल मिलाकर के बीजेपी, जब आदमी विनाश की तरफ होता है ना, तो विनाश काले विपरीत बुद्धि वो बढ़ती जाती है। वो जाने या अनजाने में आपने क्या कर दिया उसका अंदाजा ही नहीं होता। ये स्पीकर ने भी कल वही चीज की है, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को, जो हरियाणा में ऑलरेडी भुगतना था, इट विल एड टू देयर वूज। दिस इज व्हाट आई थिंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की। एक बहुत छोटा सवाल, क्योंकि समय की बंदिश है, आपको जाना भी है। जय फिलिस्तीन पे आपत्ति नहीं हुई थी वैसे, भले ओवैसी को लेके आप जो भी कहते रहे ना, और ना ही उनकी सदस्यता गई है, बड़े आराम से कुछ प्रोग्राम्स के वीडियो मैंने आज देखे, लेकिन जय संविधान पे प्रॉब्लम है, तो क्यों ना माना जाए ओवैसी बी टीम है? नहीं, जय फिलिस्तीन तो उनके नैरेटिव का हिस्सा है ना, आप समझिए बात को। उनको सूट करता है तो फिलिस्तीन पे आपत्ति नहीं है, उनको सूट करता है तो जय हिंदू राष्ट्र पे आपत्ति नहीं है, उनको जय संविधान सूट नहीं करता है, वो उनकी दुखती रग है, तो उसके ऊपर सरकाजम है, उसके ऊपर टॉन्टिंग है। तो वो सारी चीजें तो देश देख रहा है। अगर आपने देखा हो, जब जय फिलिस्तीन कहा, वो तो इनके नैरेटिव को सूट करता है ना, तो इसलिए चुप रहे, कोई नहीं बोला। वरना तो इस पे अगर कोई और मौका होता तो पूरी कलह मचा दी जाती, लेकिन अब क्यों नहीं मचाया? दैट सूट्स देयर नैरेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। तो हम एक लाइन में मान के चलें कि सदन जो है वो विपक्ष के लिए नहीं है, सत्ता पक्ष के लिए, जो मनाए कीजिए। और ओम बिरला जो है, मोदी जी कहते हैं बहुत स्माइली फेस और बहुत सॉफ्ट सोबर के हैं, लेकिन अंदर जो उनके है वो हम 2 दिन में देख चुके हैं, 3 दिन में, और आगे भी तैयारी कर लें कि वो अब अगर संसद में नीट जैसे विषय पर बात नहीं होगी तो संसद है किस लिए सर? किस लिए है सर? संसद के अंदर किसी भी जो जरूरत की बात है उस पर बात करने नहीं दी जाएगी, ये आप निश्चित मान के चलिए। पिछले 10 साल में भी नहीं, अब भी नहीं। आपने कहा संसद किस लिए है? सरकार का कीर्तन करने के लिए है, मोदी जी के महिमा मंडन के लिए है, मोदी मोदी करने के लिए है, उनकी चुनावी रैलियों के लिए है, और एक औपचारिकता के लिए है। इस 10 साल के कार्यकाल में आपने कब चाइना बॉर्डर के विवाद पर आपने बहस होते हुए देखी? कब आपने पेगासस पे बहस होते हुए देखी? कब आपने कोविड पर बहस होते देखी? कब आपने लॉकडाउन पर बहस होते देखी? कब आपने हिंडनबर्ग पर बहस होते हुए देखी? आप मुझे एक मुद्दा बता दीजिए। नीट तो एक मुद्दा है, गुजरात का मॉडल समझिए क्या है। गुजरात का मॉडल ये है कि किसी भी समसामयिक मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं होगी,
और वन वे कम्युनिकेशन होगा, और वो होगा जो महाराज चाहेंगे। जिस संसद के अंदर सेंगोल रखा हुआ हो, जो राजदंड का प्रतीक है, कल्पना कर सकती हैं आप? लोकतंत्र का अर्थ क्या था? लोकतंत्र के अंदर संवैधानिक संस्थाएं है दंड देने के लिए। वहां आप संसद में राजदंड रख के संसद चला रहे हैं। ये आपकी एक मानसिकता को दर्शाता है, और ये इस देश की जनता को समझना होगा कि इनकी मानसिकता क्या है, इनका जो फांसीवादी रवैया क्या है, ये किस तरह सवालों से बचते हैं। आप मुझे एक बात कहिए, आज दिल्ली के टर्मिनल ए पे आपने देखा होगा, टर्मिनल 1 पे जो कुछ हुआ आज में, बीजेपी की आईटी सेल का व्यक्ति ये कहता है कि ये टर्मिनल, ये जो था, जो कोलैप्स हुआ है, ये 2009 में 9 का है, यूपीए की सरकार का है, तो उसका मेंटेनेंस का जिम्मा भी डॉक्टर मनमोहन सिंह का ही है क्या? क्या वो ये भूल गए क्या उस टाइम के जो उड्डयन मंत्री थे प्रफुल्ल पटेल, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की गोदी में बैठे हुए? किस तरह के कुतर्कों से डिफेंस किया जाता है? होना ये चाहिए, 3 व्यक्तियों की मौत हुई है, प्रधानमंत्री उस पर शोक संवेदना जाहिर करते, उन लोगों को जो भी मुआवजे की घोषणा करते, और देश से माफी मांगते, क्या चीज है, उसकी इंक्वायरी ऑर्डर करते। अभी तक आपने इनमें से कोई एक शब्द सुना? और जो जोशी जी जो पीएमओ में बैठते हैं, उनके ट्वीट का जो ड्राफ्ट था, वो 50 पत्रकार अब तक ट्वीट कर चुके हैं, जो कीर्तन मंडली के सदस्य। तो शर्म आनी चाहिए अगर ये नैरेटिव इस डेमोक्रेसी का है। जो सवाल थे वो कहाँ है? वो क्या कह रहे हैं? 3 व्यक्ति मर गए, उसकी पीड़ा नहीं है। पत्रकार ये ट्वीट कर रहे हैं कि 2009 का बना हुआ है, सो बट उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी है? यूजर फीस कौन ले रहा है? किसकी जिम्मेदारी है ये? तो इस देश का नैरेटिव मिट्टी में मिला दिया गया है जीनत जी, और आम आदमी इस बात को समझ नहीं पा रहा है। वही जात धर्म के चक्कर में आकर के तीसरी बार फिर 240 की सत्ता दे दी। देखिएगा अभी तो क्या होता है। अभी तो ये बोल पा रहे हैं, रिकॉर्ड पे नहीं जा रहा, अभी तो इनको बोलने भी नहीं दिया जाएगा, और बहाने ढूंढे जाएंगे कि किस तरीके से दोबारा डिस्क्वालीफाई किया जाए। आपने पिछली बार देखा था, मानहानि के केस में 3 साल की सजा आपने इस देश में सुनी है क्या कभी? 1952 से आज तक चैलेंज करता हूं मैं आपको, किसको 3 साल की सजा हुई है? राहुल गांधी को हुई 2 साल। हाँ 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 2 साल की पूरी सजा हुई ना उनको, हाँ 2 साल हाँ के हाँ होते उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। तो ये सारी की सारी चीजें ये देश ने देखी, उसके बावजूद भी अगर ये चॉइस है तो बधाई सारे देश को, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं। लेकिन होगा यही, इससे खराब होगा। मुझे कोई बेहतरी क्यों मिली? जिस दिन संख्या बल आया था, मैंने उस दिन भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं, ओल्ड हैबिट्स डाई वेरी हार्ड, टेम्परामेंट्स नेवर चेंज एट द एज ऑफ 74। मैं और आप कोशिश करके थोड़ा बहुत अपने टेम्परामेंट को बदल सकते हैं, कोशिश करके, वो भी बहुत थोड़ा। लेकिन 74 साल का जो व्यक्ति है, जो इस देश को लीड कर रहा है, उसके टेम्परामेंट को कोई नहीं बदल सकता, उसके अहंकार को कोई नहीं बदल सकता, उसकी सोच को कोई नहीं बदल सकता, उसकी मानसिकता को कोई नहीं बदल सकता। जो उन्होंने अपनी जो आरएसएस की ट्रेनिंग में जो कुछ सीखा है, माई वे और हाईवे, उसको कौन बदल सकता है? और वो सारा दिख रहा है सदन के अंदर, और सदन के बाहर भी दिखता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही। सिर्फ एक लाइन में, बीजेपी फंस गई हरियाणा में, ओम बिरला जी ने फंसा दिया। मैं नहीं कह सकता फंस गई है, लेकिन दिक्कतें बढ़ेंगी। इट विल एड टू देयर वूज। उनकी जो चुनौतियां हैं इससे वो और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। रूरल बेल्ट के अंदर जिस तरह की स्थितियां हैं, बीजेपी पहले ही हेट्रेड फिगर है, इस घटनाक्रम के बाद वो दिक्कतें उनकी और बढ़ेंगी। जहां तक विधानसभा चुनाव का वो समय, क्योंकि 4 ही महीने का समय बचा है, अक्टूबर के 3rd वीक में तो चुनाव हो जाता है हरियाणा में। बहुत शुक्रिया हेमंत जी, आप हमारे साथ जुड़े। समय की थोड़ी सी बंदिश थी, आपने इतना खुलकर बात की। और हाँ, ओम बिरला साहब जो हैं, इतनी जिस तरह से मनमानी कर रहे हैं, विपक्ष को कुछ नहीं समझ रहे हैं। एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि ऐसी संसद का, ऐसे नेता प्रतिपक्ष का, ऐसे विपक्ष का क्या, और आपने बड़ी अच्छी बात कही, ऐसे लोकतंत्र का क्या ही फायदा जहां पर जनता के बेसिक मुद्दों पर बहस नहीं होती हो। इस पर देश की जनता को खुद सोचना होगा, खुद बात करनी होगी। बहुत शुक्रिया सर, आपने समय निकाला हमारे लिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो है दर्शकों को काफी रोचक लगेगा, पसंद करेंगे। इस वीडियो को ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।